गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे करते हैं हम अपना चैप्टर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस का एक्सपेंशन पढ़ना है। और कैसा एक्सपेंशन है? फ्री एक्सपेंशन। मतलब क्या कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कंप्रेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। अगर एक्सपेंशन होगा इसका मतलब क्या है कि जो हमारी गैस है वो सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाएगी, उसका प्रेशर हाई है। एक्सपेंशन कब होता है? जब इंटरनल प्रेशर बहुत ज्यादा है, इंटरनल प्रेशर ज्यादा है एक्सटर्नल प्रेशर से, तभी एक्सपेंड करेगी ना, गैस ऊपर की तरफ जाएगी। कि भाई ऊपर वाला प्रेशर इतना नहीं है कि वो नीचे जो इंटरनल प्रेशर है उसको बैलेंस कर सके, तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्री एक्सपेंशन। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा फ्रीली एक्सपेंड होगी गैस। गैस क्या होगी? फ्रीली एक्सपेंड होगी, यानी उसमें कंप्रेशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ऊपर की तरफ कोई प्रेशर ही नहीं लग रहा है। फ्री एक्सपेंशन होने का मतलब क्या है कि ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो है ही नहीं बिल्कुल भी। इसका मतलब क्या? अगर ऊपर हमारे पास एयर होती तो जरूर कुछ ना कुछ प्रेशर लगता, लेकिन प्रेशर नहीं लग रहा है, इसका मतलब एयर प्रेजेंट नहीं है। तो वो कौन सा केस बन गया? वैक्यूम का। तो यानी फ्री एक्सपेंशन किस में होता है? वैक्यूम में। फ्री एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस एक्सपेंड अगेंस्ट वैक्यूम। वैक्यूम मतलब विदाउट, जहां पे एयर की एब्सेंस हो। आइडियल गैस एक्सपेंड इन वैक्यूम द इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कैसा होगा? इरिवर्सिबल होगा, वापस से कंप्रेशन नहीं हो सकता, तो इरिवर्सिबल है। ठीक है, पी एक्सटर्नल जीरो होता है इस केस में। द वर्क डन इज जीरो। जो वर्क डन होता है हमारा, कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल चेंज इन वॉल्यूम। तो अगर पी एक्सटर्नल वैक्यूम में हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन किस में होता है? वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब जो प्रेशर ही नहीं है बाहर की तरफ, एक्सटर्नल प्रेशर, यानी पी एक्सटर्नल कितना है? जीरो। तो अगर पी एक्सटर्नल जीरो हो गया तो वर्क डन कितना आएगा? जीरो इंटू समथिंग जीरो, वर्क डन जीरो होगा इसके केस में। यानी जब फ्री एक्सपेंशन होता है आइडियल गैस का तो वर्क डन कितना होता है? जीरो। नेक्स्ट है रिवर्सिबल वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज मैक्सिमम वर्क। जो रिवर्सिबल वर्क होता है वो मैक्सिमम रहेगा अपने पास। ठीक है, डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स। ठीक है, ये रिलेशन आप छोड़ देना, ये डायरेक्ट आपने याद रखना है। डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम। नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस। ये हम पूरा कंप्लीट इसका डेरिवेशन करेंगे। वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस। गैस कैसी है हमारे पास? आइडियल गैस है। ठीक है, आइडियल गैस का हमें वर्क डन पढ़ना है। जब गैस हमारी क्या करती है? रिवर्सिबल एक्सपेंशन शो करेगी, तब कितना वर्क डन होगा आइडियल गैस के केस में। ठीक है, प्रोसेस कैसा है हमारा? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अब देखो द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। स्मॉल अमाउंट हमने ले लिया, डेल्टा करके ले लिया स्मॉल अमाउंट। ठीक है, डेल्टा मतलब स्मॉल, डेल्टा डब्ल्यू। व्हेन द गैस एक्सपेंड फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2। जब अगर आपकी गैस एक्सपेंड कर रही है, फैल रही है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम चेंज होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम उसका मान लिया V1 है, फाइनल वॉल्यूम V2 है। ठीक है, तो हमारे पास प्रोसेस कैसा है? हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है। हमने ऊपर क्या लेके कंडीशन चल रही है कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि उसमें चेंजेस बहुत ही कम रहेंगे। रिवर्सिबल हो रही है यानी एक्सपेंड भी होगी गैस तो साथ में ही कंप्रेस भी हो जाएगी। रिवर्सिबल का मतलब तो यही है ना कि एक्सपेंशन भी हो रहा है गैस में और साथ के साथ क्या हो रहा है? कंप्रेशन भी हो रहा है। तो उस कैसे हो सकता है? देखो, एक्सपेंशन तब होता है जब इंटरनल प्रेशर ज्यादा हो, कंप्रेशन तब होता है जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो। अब रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका मतलब एक तरीके से दोनों ही प्रोसेस चल रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम, क्योंकि हमारा प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल, तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। यही होता था वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन क्या होता था? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं आगे? जब देखो यहाँ पे पी एक्सटर्नल की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? हम कह रहे हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है, थोड़ा सा ही इनमें डिफरेंस है। ठीक है, और हो क्या रहा है? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब क्या? कि इंटरनल प्रेशर ज्यादा है। वैसे तो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों बराबर है, लेकिन नेट हम इसको एक्सपेंशन बोल रहे हैं। एक्सपेंशन कब हो सकता है? जब हमारे पास कौन सा प्रेशर ज्यादा हो? इंटरनल प्रेशर ज्यादा हो। इसका मतलब पी एक्सटर्नल पी इंटरनल से थोड़ा सा ही कम है। पी एक्सटर्नल जो है वो पी इंटरनल से थोड़ा सा कम है। इसका मतलब क्या कि पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल माइनस डीपी। डीपी बहुत स्मॉल प्रेशर हो गया, दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। फिर भी हम ये कह रहे हैं कि इंटरनल प्रेशर हमारा ज्यादा है, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, ये शो करता है कि इंटरनल प्रेशर ज्यादा है। इसका मतलब इंटरनल में से थोड़ा सा माइनस कर दे तो पी एक्सटर्नल आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल माइनस डीपी। यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट कर दें, वर्क डन हमारा माइनस पी एक्सटर्नल था, पी एक्सटर्नल की जगह हम पुट कर दें पी इंटरनल माइनस डीपी।
इंटू डी वी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डी वी था ना यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखो, ये हमारे पास वर्क डन चल रहा है, माइनस इसको डीवी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी इंटरनल डीवी माइनस पीवी इंटू डीवी, आगे ये टर्म। नेक्स्ट स्टेप में देखो, माइनस को अंदर ले गए, माइनस पी इंटरनल डीवी माइनस माइनस प्लस डीपी इंटू डीवी। अब डीपी भी हमारे पास स्मॉल प्रेशर था, डीवी भी क्या होता है, स्मॉल वॉल्यूम हो गया। तो दो स्मॉल, बहुत ही स्मॉल चीजों का अगर प्रोडक्ट किया जाता है तो जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो और भी छोटा होता है। ये बात आपको पता है कि अगर दो बहुत ही स्मॉल चीजों का आप प्रोडक्ट करोगे तो बहुत ही स्मॉल आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप 0.01 को मल्टीप्लाई कर दो 0.001 से, तो क्या आंसर आएगा आपका 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 पॉइंट, ये आएगा आपका आंसर। तो दो स्मॉल चीजें थी आपके पास, दो स्मॉल नंबर्स थे, उनका प्रोडक्ट तो इससे भी ज्यादा स्मॉल आ गया। तो ऐसा ही होता है, दो स्मॉल चीजों का प्रोडक्ट बहुत ही स्मॉल होता है, तो यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हम मान के चलेंगे बहुत ही स्मॉल आएगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया, 0 मान लिया। तो यहाँ पे क्या बच गया आपके वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी इंटरनल डीवी, ठीक है। अब देखो, वी नो दैट फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी बाय वी। अब ये जो इंटरनल प्रेशर है, ये प्रेशर यहाँ पे कौन सा आ गया, इंटरनल प्रेशर आ गया। इंटरनली हमने कौन सी गैस ली हुई है, किस गैस का इंटरनल प्रेशर किसका होता है, गैस का होता है ना, और गैस हमारी कौन सी है, आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस के लिए हम ये क्वेश्चन लगा सकते हैं कि क्या होगा, पी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो पी क्या हो गया, एनआरटी बाय वी। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एनआरटी, यहाँ पे एनआरटी बाय वी डीवी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ये जो प्रेशर है यहाँ पे, यही इंटरनल प्रेशर है ना, आइडियल गैस का प्रेशर है ये, और हमारी गैस आइडियल ही है, तो यहाँ पे भी इंटरनल की जगह इस पी की वैल्यू पुट कर दी हमने, एनआरटी बाय वी। अभी हमने स्मॉल वर्क डन लेके चले थे, पूरा कंप्लीट निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये स्मॉल वर्क डन जो है वो जुड़ के क्या आएगा, कंप्लीट वर्क डन आ जाएगा डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया हमने, एनआरटी बाय वी डीवी, लिमिट्स लगाएंगे, वॉल्यूम चेंज हो रहा था V1 से V2, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, ठीक है, सॉरी इनिशियल और फाइनल, ऐसे लिमिट अप्लाई करते हैं। W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी, जो कॉन्स्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, n नंबर ऑफ मोल्स होंगे, R गैस कॉन्स्टेंट है, T टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट रहता है, तो ये एन आर टी हमने बाहर लिख दिया, dV बाय V, ठीक है। W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी 1 बाय V का जो इंटीग्रेशन होगा, अभी के लिए आप याद रख लो क्योंकि आपने मैथ में इंटीग्रेशन चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आएगा नेचुरल लॉग V, स्क्वायर ब्रैकेट में हम बंद करेंगे, ठीक है। 1 V का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू हम V कर रहे हैं, वॉल्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा नेचुरल लॉग V। आप ये याद रख लो, इंटीग्रेशन जब आप पढ़ोगे मैथ में तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आए, ठीक है। तो लिमिट्स वही V1 से V2, W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी, फिर वो क्या करते हैं, जो भी हमारी लिमिट्स होती है वो फंक्शन में पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वॉल्यूम की लिमिट्स है तो यहाँ फंक्शन में जहाँ वॉल्यूम है वहां पुट की जाएगी, अपर लिमिट V2 है और लोअर लिमिट V1 है, तो ये क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग V2 माइनस नेचुरल लॉग V1, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी एज इट इज, लॉग A माइनस लॉग B, क्या होता है वो, log A अपॉन B, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसको, log A माइनस log B बन गया, तो log A बाई B यानी नेचुरल log V2 बाई V1 बनेगा, ये ब्रैकेट क्या बन जाएगी, नेचुरल log V2 बाई V1, यही हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला भी लिख दिया यहाँ पे, log A माइनस log B का लगाया हमने, log A बाई B। W इज इक्वल टू, जब नेचुरल log को log में कन्वर्ट करते हैं, इस वाले log में, तो हम उसकी जगह लगाते हैं इस, ये नेचुरल log है, देखो ये ln करके जब लिखते हैं नेचुरल log होता है, ठीक है, और एक इसका बेस होता है e, और एक हम log लिखते हैं log, ये आपने देखा होगा, इसका बेस होता है 10, ठीक है। ये दोनों बराबर कब होंगे, यहाँ पे 2.303, यानी नेचुरल log की जगह आपको ये वाला log यूज करना है, तो आप क्या लिखोगे, इसको हटा दोगे तो लिखोगे 2.303 log। तो मैंने क्या किया, इस नेचुरल log की जगह मैंने इस यहाँ पे लिख दिया माइनस 2.303, एनआरटी पहले से था, log V2 बाई V1। आगे बात समझ में, नेचुरल लॉग किसके बराबर होता है, 2.303 log के बराबर, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया, वर्क डन आ गया, हम जो निकालना चाहते थे आइडियल गैस के लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वॉल्यूम की टर्म में, इसी को प्रेशर की टर्म में इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 एनआरटी log P1 बाई P2, इस V2 बाई V1 की जगह अगर प्रेशर लिखना चाहते हैं तो P1 बाई P2 आएगा, कैसे आएगा, देखो P1 V1 इज इक्वल, PV इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन पढ़ी है,
तो देखो P1 V1 इज इक्वल टू NRT, P2 V2 इज इक्वल टू NRT लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब ये दो इक्वेशंस हैं, इनकी एक साइड इक्वल है दूसरी साइड भी आपस में इक्वल होगी, तो यानी हम लिख सकते हैं कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आएगा। तो P1 बाय P2 यहाँ से लिखना चाहोगे, P1 इस P2 को यहाँ पे नीचे ले जाओ तो वो क्या लिखा जाएगा, V2 बाय V1। ठीक है, यानी V2 बाय V1 किसके बराबर होता है, P1 बाय P2 के। तो V2 बाय V1 की जगह आप P1 बाय P2 लिख सकते हैं। तो ये प्रेशर के टर्म में आ गई। ठीक है, ये आपने करनी है, कोई दिक्कत हो तो आप जब स्कूल में आओगे तो पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी दो तरह की होती है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो CV से हम लिखते हैं, और दूसरी होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको CP से लिखते हैं। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो CV आ जाएगा, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है तो CP आ जाएगा। अब हीट कैपेसिटी होती क्या, वो देख लो। हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम टू चेंज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस कीपिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। यानी किसी भी सिस्टम के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए, वॉल्यूम चेंज नहीं करना, हमें सिस्टम का वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखना है और उसका टेम्परेचर चेंज करना है। टेम्परेचर कितने से चेंज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस से। तो कितनी आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, अगर टेम्परेचर चेंज करना है तो हीट आपको देनी पड़ेगी ना। तो ठीक है, हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम टू रेज, बढ़ाना ही है यहाँ पे, चेंज तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो रेज ही है, ये रेज करना है आपको। एक सिस्टम है, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज करना है और ये चाहते हो कि उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो कितनी हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, वो क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी। Similarly, heat supplied to a system to raise its temperature by 1 degree centigrade, keeping the external pressure constant is called heat capacity at constant pressure. अगर प्रेशर कांस्टेंट रख के टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो CP हो जाएगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख के टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं तो CV हो जाएगा। चेंज 1 डिग्री ही करना।